आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने नफरत की सियासत पर हल्ला बोल किया है और इस बार जहां पर वार किया गया है वो टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत के, सांप्रदायिकता के अपने उस एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को पहुंचाने के लिए लोगों तक सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल किया है। यहां मैं बात कर रही हूं सोशल मीडिया की, मैं बात कर रही हूं यहां पर फेसबुक की, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की। जी हां, इंडिया गठबंधन के 28 दलों ने मिलकर मेटा और गूगल को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की जो एक रिपोर्ट है उसका हवाला देकर यह सवाल किया है और यह पूछा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो पर्दाफाश किया है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है अपना नफरत का एजेंडा फैलाने के लिए, और कैसे ये प्लेटफॉर्म उसके संगी साथी बने हुए हैं। इसी को लेकर यह सवाल पूछा गया है, लेटर जो है वो लिखा गया है। ये कहा गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि हमारी 28 पार्टियां जो हैं इंडिया गठबंधन की, वो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के वोटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। 11 स्टेट के जो हैं वो हमारे साथ हैं, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें 11 स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो शामिल हैं, ये कहा गया है। और कहा गया है कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है उससे पहले से कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता रहा है। और कभी भी आप ये देखें कि इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि एक तरह से एक अलाय की तरह काम करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी नफरत भरी वीडियोस होते हैं, बयान होते हैं, भाषण होते हैं, जो अलग अलग तरह से धर्म के नाम पर जो संसदें लगाई जाती हैं और जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसमें कैसे नफरत फैलाई जाती है। और ये जो तमाम चीजें होती हैं इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया जाता है और इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किसी भी तरीके से इनको टेक डाउन नहीं करते हैं, बल्कि एक तरह से इसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। व्हाट्सएप पे तो आपको पता है किस तरह के नफरत भरे ग्रुप्स बने हुए हैं उन हिंदुत्ववादी संगठनों के जो लगातार एक मजहब के खिलाफ नफरत फैलाते रहे हैं। राहुल गांधी लगातार भारत को जोड़ने की बात करते हैं नफरत के खिलाफ, और मोहब्बत की दुकान खोलने की वो बात करते हैं। और इसी कड़ी में एक और ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले जो लेटर लिखा गया है बेहद महत्वपूर्ण है और ये साफ ये दिखाता है कि किसी भी तरीके से कोई भी स्टोन अनटर्न इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ना चाहता है नफरत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। और किस तरह से इस लेटर को देखा जाए, कितना असर इसका हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ जुड़ गए हेमंत अत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट, इसके साथ ही प्रशांत टंडन, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल सब्जवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत प्रशांत जी मैं आपसे करना चाहूंगी, इस लेटर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक और बड़ा कदम इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाया गया है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है। हमने देखा राजस्थान में कैसे प्रधानमंत्री ने नफरत एक तरह से फैलाई, सांप्रदायिक कार्ड वहां पर खेला, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो सबसे बड़ा टूल जिसका इस्तेमाल लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी करते रहे हैं अपने नफरत के एजेंडे को फैलाने के लिए, उस पर वार किया है और उसको लेकर सवाल पूछे हैं वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए। अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी। मैं तो अनम्यूट हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज जी जी। तो देखिए, ये लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन था
ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को। मैंने सैम पिट्रोडा का इंटरव्यू किया था जब राहुल गांधी अमेरिका जा रहे थे, और उस वक्त ही मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप फेसबुक को या मेटा को ये चिट्ठी देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, अमेरिका में एडवोकेसी करेंगे कि फेसबुक जो भारत में इतनी नफरत फैलाता है, इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, समाज में हत्याएं हो जाती हैं, इसको लेकर दंगे हो जाते हैं भारत में। तो पिट्रोडा साहब ने बहुत संतोषजनक उसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये लॉन्ग पेंडिंग था, ये आइडिया फ्लोट कर रहा। और फेसबुक की इसी साल याद होगा आपको कि बोर्ड की उनकी एक एजीएम हुई थी, उस एजीएम में एक प्रपोजल 7 आया। वो प्रपोजल 7 भारत में नफरत, हेट स्पीच पे ही था, और उसका इतना प्रचार हुआ, उसको मैंने भी भारत से इनिशिएट किया, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने उसको किया, अमेरिका में कुछ साथियों ने किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि फेसबुक को या मेटा को अपने बोर्ड मेंबर्स को ये कम्युनिकेट करना पड़ा कि इस प्रपोजल के खिलाफ वोट दो। तो वोट तो खैर नहीं हुआ, वो प्रपोजल गिर गया, लेकिन पूरे अमेरिका में और टेक्निकल वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो गई कि फेसबुक का प्रपोजल 7, अभी भी आप गूगल करेंगे तो प्रपोजल 7 फेसबुक तो यही आ जाएगा, ये इतना पॉपुलर हो चुका था। अब आप देखिए कि फेसबुक क्या करता रहा है। मैं 1 मिनट में, अगर आप मुझे दें तो मैं बताऊं इसको। फेसबुक में, मेटा में 2 उनकी डेटा साइंटिस्ट निकली बाहर और टनों डेटा लेकर आई, फ्रांसिस हेगन और सोफी जैंग, और उन्होंने बताया किस तरीके से फेसबुक पैसा कमाने के लिए नफरत या हेट स्पीच क्रिएट करता है या उसको बढ़ावा देता है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। भारत में आखी दास का मामला हुआ था, अरे हेमंत जी बताएंगे आखी दास कौन है, क्या है, और क्या उनके ऊपर आरोप लगे थे। उसके बाद शिवनाथ ठुकराल हैं, जो कभी एनडीटीवी में हुआ करते थे, अब शिवनाथ ठुकराल 2014 में मोदी साहब की डिजिटल टीम में काम करते थे। वो भारत में फेसबुक के पॉलिसी हेड हैं। तो क्या ये एक ऑब्जेक्टिव व्यू लेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब सोफी जैंग ने डेटा यहां पर रिलीज किया तो सोफी जैंग ने बहुत ही सनसनीखेज बात बताई। वो फेसबुक की डेटा साइंटिस्ट थी और उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, जिस प्रोजेक्ट के बारे में अभी बताने जा रहा हूं। भारत में 2019 में इलेक्शन से पहले अलवर में एक फेसबुक का अकाउंट खोला गया, एनोनिमस अकाउंट। हम सब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं कि जिसकी पोस्ट को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको उन्हीं की पोस्ट बार बार दिखाई देती है। जैसे वीडियो आप देखते हैं वैसे ही वीडियो दिखाई देते हैं बार बार। सोफी जैंग ने एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया अलवर में। वो अकाउंट किसी को फॉलो नहीं करता था, उसकी कोई फ्रेंड किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं थी, ना उसके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, उसने कोई पोस्ट भी नहीं लिखी थी। उसके बावजूद उसकी टाइमलाइन पे स्क्रॉल करने पर जो वीडियो आते थे वो पुलवामा से रिलेटेड या बीजेपी आईटी सेल के वीडियो आते थे। तो ये बिना फेसबुक के अंदर की सांठगांठ के नहीं हो सकता, ये हो रहा था। अब फेसबुक का अधिकांश जो सबसे बड़ा जो शेयर है लॉगिन्स का, वो भारत का है। सबसे ज्यादा पैसे भारत से कमाते हैं, और फेक न्यूज और हेट स्पीच को कंट्रोल करने के जो बजट है उसका 10% भी भारत के ऊपर नहीं खर्च करते। तो इसलिए ये एडवोकेसी केवल चिट्ठी नहीं, इनकी प्रॉपर इनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एडवोकेसी करनी चाहिए। प्रपोजल 7 को पढ़े कांग्रेस पार्टी, पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, अगर चिट्ठी लिखी है तो, और उसको बढ़ाएं आगे अमेरिका में। जी बुशरा।
हेमंत जी, जाहिर सी बात है जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी प्रशांत जी ने यहाँ पर रखे हैं, लेकिन ये जो लेटर लिखा गया है शायद ये बहुत पहले कर देना चाहिए था कांग्रेस को। इससे पहले आप ये देखें कि 14 एंकर्स को जिस तरह से बायकॉट किया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब वो जातिगत जनगणना को लेकर बात कर रहे थे तभी वहां पर एक बार फिर से उन्होंने इस सवाल के साथ फिर से एक प्रहार जो है वहां पर किया, चाहे जातिगत जनगणना को लेकर ही सही, कि कैसे जो सवर्ण हैं उनका एक तरह से एक छत्र राज है पूरे मीडिया संगठनों पर, मीडिया जो चैनल्स हैं उन पर, वो सबको पता है। और अब ये मेटा को जिस तरह से और गूगल को ये जो लेटर लिखा गया है और वॉशिंगटन पोस्ट के उस पर्दाफाश का, उस रिपोर्ट का हवाला इसमें दिया गया है, यूट्यूब को भी लिखा गया है, सुंदर पिचाई को भी लिखा गया है, और ये कहा गया है कि आप एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार है, उसके एक अलाय की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं और नफरत का जो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसको फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, हम सबको पता है, हम सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमने देखा है कि कैसे जो हमारी पोस्ट होती हैं, जो हमें लगता है कि बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो किस तरह से सीमित हो जाती हैं, और जो लोग सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या फिर उनकी गोद में बैठकर पत्रकारिता करते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो किस तरह से हजारों, लाखों या कहूं कि मिलियंस में देखे जाते हैं और फॉरवर्ड किए जाते हैं। बुशरा जी, देखिए ये पूरी की पूरी जो स्थिति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कल्पना कर सकती हैं कि जो इतनी बड़ी खबर जो हिंदुस्तान में हेट स्पीच से रिलेटेड है, इतने सेंसिटिव इशू पर रिलेटेड है, इसकी खबर भी अमेरिका का मीडिया कर रहा है, हमारे मीडिया ने इस पर कुछ नहीं किया। ये है हमारी हालात लोकतंत्र के, ये हमारे मीडिया के हालात हैं। जो प्रशांत जी ने कहा वो बहुत ही टेक्निकल और स्पेसिफिक बातें हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल गांधी का जो जो क्या बोलते हैं ट्विटर अकाउंट था, वो कितने दिन तक सस्पेंड रहा था? उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी ट्विटर के हेडक्वार्टर को, ट्विटर के बॉस को। उस टाइम शायद ये श्रीमान नहीं था एलन मस्क, तब उससे पहले की बात हो। तो बेसिकली क्या है कि इनका जो पूरी पॉलिसी जो लाइन है, अगर उसको आप देखेंगे, अगर आप ऐसे कुछ शब्द मैं बता सकता हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी की लेकर के, अब तो छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी को, गौतम अडानी को लेकर के आप कोई शब्द लिख के देखिए आप एक बार फेसबुक पे, क्या होगा? उसकी रीच एकदम जीरो हो जाएगी। ऐसे ही नरेंद्र मोदी के बारे में कोई चीज जो नेगेटिव ओवरटोन की है उसको लिख करके देखिए। और उनके जो, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बड़े क्रिएटिव लोग हैं ना, वो नरेंद्र मोदी के भी उन्होंने तमाम नाम निकाल दिए। कोई डंकापति कहता है उनको, कोई कुछ कहता है, तो वो फेसबुक का जो एआई सिस्टम है उसको 1 मिनट में पकड़ लेता है कि ये उनके बारे में कहा जा रहा है, और उसको फिर वो रीच को बिल्कुल सीमित कर दिया जाता है। और इंडिविजुअल्स भी खास तौर पे टारगेटेड है कि इनकी रीच नहीं बढ़नी चाहिए, इनकी रीच को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मैं आपको कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देना चाह रहा था, जब आपका मैसेज आया उसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा इस पर, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट एज सच नहीं हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जो ट्विटर पे, जिसको एक्स कहते हैं आजकल, उसके आप फॉलोअर देखिए अभी ऑनलाइन 92.4 मिलियन है मोदी जी के फॉलोअर्स। और हिंदुस्तान में जो एक्स के टोटल यूजर हैं वो 28.25 मिलियन है। ये फॉलोअर कहां से आए हुए हैं मोदी जी के? मोदी जी के इंटरनेशनल इतना, मतलब वो इतने बड़े लोकप्रिय नेता है, और उनके जब लाइक्स और वो देखेंगे तो उसमें वो सारी पोल खुल जाएगी। इस तरीके से तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात है। राहुल गांधी तमाम बार ये बात कह चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि ट्विटर पर उनकी रीच को कम कर दिया गया, उनकी फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, उसकी एंगेजमेंट को सारी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, और ये कोई नया प्रोजेक्ट भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप मुझे बताइए एलन मस्क का ट्विटर से क्या लेना देना था? उनका कुछ एजेंडा कुछ और है। वो केवल सिर्फ वो इलेक्ट्रिक कारों वाला सवाल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की जो ये कुछ लोग मिलकर जो हालत करने वाले हैं, ये उस लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो एलन मस्क को ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म खरीदना पड़ा, जिसका उनको तय भी नहीं पता। और जिस तरीके से वो उसको चला रहे हैं, जिस तरह की उनकी योजनाएं हैं, तमाम तरह की, उस पर तमाम सवाल हो सकते हैं। फिर मैं एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू देख रहा था हिंदुस्तान में, मैं हतप्रभ रह गया देख करके, पढ़ के, कि इंडिया के अंदर जो हमारी टोटल मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है इंडिया का, वो 1 ट्रिलियन रुपीज है एनुअली, 1 ट्रिलियन रुपीज। और जो डिजिटल मार्केटिंग का जो ये है, जो बजट है, जिसमें जो खर्चा करती है हमारी तमाम कंपनियां, वो है $500 बिलियन, जो अभी मैंने देखा। उसमें से जो फेसबुक, जिसको आजकल मेटा कहते हैं, उसका 2021-22 का मैं देख रहा था, 17,822 करोड़ समथिंग का इंडिया से रेवेन्यू था उनका, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू हमें। तो कहने का सबब यह है कि इंडिया उनके टारगेट पे केवल एडवर्टीजमेंट के लिए, और वो बीजेपी को क्यों प्रमोट करते हैं,
उसका कारण समझना पड़ेगा। अगर आपको क्या लगता है कि अंखीदास कौन थी, जैसा प्रशांत जी ने जिक्र किया, वो बीजेपी के काडर थे, और जो नरेंद्र मोदी की टीम के अंदर, जो डिजिटल टीम के अंदर काम करते हैं, वो उनके इंडिया हेड है आज। तो वो वहां बैठ के क्या करेंगे? उनको ही हैज टू बी मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। और वो सारी चीजें जो हैं, और कोई भी आप काम की बात, कोई नॉलेजेबल बात, कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो देश के हित की हो, कोई भी करके देखे जिसकी जितनी फॉलोइंग हो, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। तो ये लार्जर प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, लार्जर उसका हिस्सा है, क्योंकि फेसबुक और उनको ये समझ में आ चुका। नरेंद्र मोदी जी फेसबुक हेडक्वार्टर पे गए थे, आपको याद होगा, जब मार्क जकरबर्ग को हाथ से हटाया गया था कि आप साइड हटिए, आप फोटो फ्रेम में आ रहे हैं। इतना सम्मान हुआ था उनके हेडक्वार्टर में, उन्हीं का। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों गए थे? बिना पर्पज के तो गए नहीं थे। कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ इंडिकेशंस हुई होंगी, क्योंकि फेसबुक और जो ये तमाम सोशल मीडिया है, इसी की लहर पे सवार होकर के बीजेपी सत्ता में आई थी 2014 में। एंड नरेंद्र मोदी was the first person, first political person who made best use possible of this platforms, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे। आज उनकी हालत देखिए क्या है कि उनके कितने ही फॉलोवर हो और तमाम हो। प्रधानमंत्री जी ने यूट्यूब चैनल खोला, उसकी फॉलोइंग आप देख सकते हैं, फॉलोइंग है, एंगेजमेंट नहीं है, और कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है। यह हालत है। उसके बावजूद भी ये कंपनियां, क्योंकि इनको भारत में कार सेवा के लिए नहीं आएगी, इनको केवल मुनाफा कमाना है। और मुनाफा कहां से मिलेगा? विज्ञापन कौन दिलाएगा? भारत सरकार आज की तारीख में इंडिया की सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट देने वाली चीज है, सबसे संस्था है। उसके बाद जितने भी कॉर्पोरेट हैं, किसी भी कॉर्पोरेट का हाथ पकड़ के एडवर्टीजमेंट दिला भी सकती है और बंद भी करा सकती है। तो ऐसे में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कोई कार सेवा के लिए नहीं आए, वो धंधे के लिए आए हैं। और उनको हिंदुस्तान में हेट स्पीच फैले या कुछ भी फैले, इस बात से उन्हें क्या लेना देना है? और भारत के जो कायदे कानून हैं वो किस तरीके के, सबको पता है। राहुल गांधी तो जितने डिसेंट से आदमी हैं, उसके बाद उनका ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और लंबे समय तक किया गया। और जो भाजपा के जो आईटी सेल के मुखिया हैं, वो सुबह से रात तक क्या करते हैं, क्या कभी उनका भी सुना है आपने? या भाजपा के तमाम नेता, देश के गद्दारों को डैश करो, उनको तमाम चीजें। ये बात वो कंपनियां नहीं समझेंगी, क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, आप 2 लाइन लिख के दीजिए, आपको सस्पेंड कर देंगे। आप फेसबुक पर हिटलर लिख के दिखाइए एक बार, क्या होगा? फांसीवाद लिख के दिखाइए, मैं शब्द बता रहा हूं आपको। और कोई भी अडानी का कल कॉल स्कैम आया, ओवर प्राइसिंग का, मैंने लिखा, उसके बाद उसके 4 लाइक भी नहीं आए, एकदम ब्लॉक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे का सारा एल्गोरिथम। अब पहले तो ये था कि बीजेपी की ही रक्षा करेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब तो उनके फाइनेंसर्स की भी करने लगे, उनके क्रोनीज की भी करने लगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, ये वाइडर प्रोजेक्ट है। और वो वाइडर प्रोजेक्ट ये है कि लोगों को गुमराह करके सत्ता को हथियाना है। और खुद गृह मंत्री देश के अमित शाह क्या कह चुके हैं तमाम सभाओं में, आपने देखा होगा कि हमारे पास इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम जो चाहे वो अफवाह फैला सकते हैं। और एक मुख्यमंत्री को उनके सुपुत्र के द्वारा थप्पड़ मारने की बात उन्होंने बहुत लाइट टोन में कही थी, लेकिन वो बहुत ही, मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता, बहुत ही खराब टेस्ट में वो बात थी। उन्होंने कहा कि हमने वो भी फैला दिया, जो कि गलत था। तो आप कल्पना कर सकते हैं, देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कायदे कानून और देश के संविधान की रक्षा की शपथ ली है जिन्होंने, वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि हमारे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम जो चाहे इतनी देर में इतने लोगों को वो कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली क्या है कि ये सारे का सारा उनके साथ मिली भगत से। आमतौर पर सरकारें कायदे कानूनों को लागू करवाती हैं। हमारे यहां पिछले 9 साल से एक नई परंपरा आई है कि कायदे कानून मेरे और आपके लिए है, आम आदमी के लिए है। सरकारें उनको तोड़ने के लिए है, उनका मिसयूज करने के लिए है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी आईटी सेल है, वो सुबह से शाम तक क्या काम करती है? बीजेपी के तमाम नेता मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। हेट स्पीच एक बात है, और उसके अलावा जो ट्रोलिंग होती है और जो उसमें जो भाषा होती है ना, वो महिलाएं देखते हैं ना वो बच्चे देखते हैं, वो क्या वीडियो डाल रहे हैं, उनकी क्या शब्दावली है, क्या इसके ऊपर कोई ना कोई फैक्ट चेक है, ना कोई कंटेंट चेक है? क्या यही चीज वो यूएस में कर सकते हैं? क्या वो यूरोप में कर सकते हैं? क्या कितना भारी जुर्माना होगा उन पर, और यहां उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए ना केवल अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपना धंधा भी बढ़ा रहे हैं। और इससे हम सब लोगों को सजग होना पड़ेगा, और देश के लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। जहां तक बात आज आपने जो इंडिया गठबंधन की, ये जो चिट्ठी लिखने वाला मामला था, ये ओवरड्यू था, बहुत पहले लिख देना चाहिए था। और मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर होगा जब तक इनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है।
और जो सरकार चाहती है वो ये करते हैं बड़े इजीली। तो ऐसे में लोगों को ही जागना होगा, उन्हीं को अपने हितों की देखनी पड़ेगी, हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, वरना लोकतंत्र की सुपारी लेकर आए हैं ये लोग और पिछले 9 साल से लेते आए हैं। यहां पर मेरिट की, कंटेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल डिसइंफॉर्मेशन, केवल हेटरेड, हेट स्पीच और तमाम चीजें ये लगातार फैला रहे हैं और इनको कोई चेक करने वाला नहीं है, ना इनके विद इन सिस्टम ना आउटसाइड द सिस्टम। लेकिन लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है उन्हें अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। भारत जोड़ो पूरी यात्रा वो नफरत के खिलाफ ही मोहब्बत की दुकान खोलने की वो पूरी यात्रा थी और ये एक नज़रियात की जो है वो एक पूरी जंग है और इसमें जहाँ जहाँ जिस तरीके से जैसे स्टेप्स उठाने हैं वो तमाम उठाने की कोशिश जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरी तरीके से नज़र आती है और यही वजह है कि ये लेटर भी लिखा गया है। बिलाल साहब, आप इस लेटर को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हमने डेली राइट से देकर और तमाम जितने भी लिंचिंग से लेकर वो तमाम घटनाएं देखी हैं हमने, जो बाकायदा तौर पर लाइव टेलीकास्ट की जाती हैं। नफरत उसमें लाइव टेलीकास्ट की जाती है, भड़काऊ पोस्ट जो है लिखी जाती हैं, तमाम जो धर्म संसदें की जाती हैं धर्म के नाम पर, वो किस तरह से नफरत फैलाती हैं उनको लाइव वहां से दिखाया जाता है। जो तमाम उस तरह के जो बाबा हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, वो आप देखिए कैसे अपना कंटेंट तमाम पोस्ट करते हैं। नफरत फैलाने वाले जो चैनल्स हैं बाकायदा तौर पर, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, यूट्यूब पर उनके चैनल चलाए जा रहे हैं और वो लोग जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए, हम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जब कोई भी खबर दिखाते हैं उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई भी एक ऐसी चीज हो जो हमारे यूट्यूब पर स्ट्राइक आ जाए और चैनल पर कोई बात आ जाए। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए जो सरकार का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो आराम से सब कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए बुशरा साहिबा, जो सवाल आपने किया और काफी उसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है। पहली बात तो यही है कि आपके सवाल से ही जाहिर हो जाता है कि किस तरह से डबल यार्ड स्टिक्स है कि जो लोकतंत्र के पक्ष में लोग खड़े हुए, जो सही बात कहने वाले हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और जो एक निरंतर सांप्रदायिक नीति को देश के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ किस तरह से सपोर्ट किया जाता है और उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो सीधे सीधे आपके सवाल में ये बात साफ हो जाती है कि डबल यार्ड स्टिक। अब रहा आपने इंडिया गठबंधन की बात, देखिए इसका पॉलिटिकल मैसेज यही है कि आज इंडिया गठबंधन जिसमें 28 पार्टियां शामिल है और कांग्रेस पार्टी ने उस इंडिया गठबंधन के बिहाफ पर ही ये लेटर लिखा है, तो ये बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इन 28 पार्टियों के अंदर सांप्रदायिक विचारधारा से लड़ने की कम से कम एकजुटता, एक सहमति तो है और इनका 11 स्टेट्स में रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इसका एक पॉलिटिकल एंगल है कि देश के अंदर लोग अब जागरूक हो रहे हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक जो एकजुटता आनी चाहिए आवाज में, वो इससे जाहिर होती है और वो खासतौर से तब जब इस गठबंधन के अंदर 28 पार्टियां मौजूद। देखिए दिक्कत क्या है कि मेटा की बात करें या गूगल की बात करें या एक्स की बात करें, तो देखिए गूगल का यूट्यूब है और मेटा का फेसबुक और व्हाट्सएप है और एक्स तो आप जानती हैं लेटेस्ट परचेज कर लिया गया। तो ये इंटरनेशनल लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं। आज एक हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान के भी कॉर्पोरेट्स हैं और ये भी एक नई आधुनिकता की तरफ जब ये तकनीकी समाज बढ़ा है तो ये इंटरनेशनल लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं। तो जब कॉर्पोरेट्स एंड पॉलिटिकल पावर का नेक्सस होता है और खासतौर से सांप्रदायिक नीतियों वाली पॉलिटिकल पार्टीज जो सिस्टम में होती हैं, तब ये चीजें हमें सामने को देखने की मिलेंगी। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर भी जो देश के 2 बड़े घराने हैं उन्होंने मीडिया हाउसेस पर किस तरह से अपना कब्जा किया हुआ था। वो कॉर्पोरेट नेक्सस और हिंदुस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो नेक्सस था, उसकी वजह से देश के अंदर किस तरह से घृणा फैली वो हम सब लोग जानते हैं। कॉर्पोरेट्स को अपनी पूंजी से मतलब था और सिस्टम को अपनी सांप्रदायिक नीति से, जिसके माध्यम से वोटों की राजनीति कर रही। तो मेटा, गूगल एंड एक्स ये आज इंटरनेशनल लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं, तो इन्हें भी अपने धन से ही मतलब है, लेकिन इनका स्पेक्ट्रम वाइडर है।
ये इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन नेक्सस वही है कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल फोर्सेस का या सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों का। तो कुल मिलाकर दिक्कत क्या है, देखिए मसला आज ये है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए गूगल हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे या यूट्यूब हो गया, ये तो टूल्स हैं। दरअसल जनरेशन कहां से हो रहा है उस विचारधारा का, ये सबसे बड़ी मसला है। कि अगर देखिए मैं किसी चीज को गलत बोल रहा हूं, लेकिन अब उसको इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैग्नीफाई हो जाता है, लेकिन फाइनली ये सांप्रदायिक विचारधारा आ कहां से रही है, समस्या ये है। और ये देश के अंदर, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर इस सांप्रदायिक विचारधारा का जन्म कैसे हो गया, ये एक डिबेट का विषय है। मैं सब्जेक्ट से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं टच एंड गो करते हुए आपको ये कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और देश का विभाजन हो गया था और पहले प्रधानमंत्री थे काफी लंबे समय तक, 1964 तक, वो 27 में 1964 तक प्राइम मिनिस्टर है देश के। तो उस समय वो अपने मुख्यमंत्रियों को ऑफिशियल लेटर लिखा करते थे और ये बताया करते थे कि इस सांप्रदायिकता, घृणा की राजनीति और सांप्रदायिकता से दूर रहने की जरूरत है और इसको दबा के और कुचल के रखने की जरूरत है, ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ देगी। कहने का अर्थ ये था, वो ये बताना चाहते थे कि सांप्रदायिकता विचारधारा नहीं है, ये एक कुंठा से उपजी हुई एक ऐसा विचार है जो एक वास्तव में समाज के लिए एक बीमारी है। हुआ क्या, हमारे पॉलिसी जो मेकर्स हैं उन्होंने सांप्रदायिकता को विचारधारा मान लिया और इसको स्पेस देना शुरू कर दिया, और उसके बाद से ये हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के बाइपोलर पॉलिटिक्स का जो डिजाइन था, उसका ही नतीजा है कि आज देश के अंदर सांप्रदायिकता जो एक मानसिक बीमारी थी, कुंठा से उपजी हुई, एक विचार के रूप में स्पेस ले गई और पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गई। तो इसलिए मैंने बहुत सेंसिटिव बात कही है, हो सकता है आप इसके डायनामिक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सब्जेक्ट पे दोबारा आ जाता हूं। तो कुल मिलाकर कॉर्पोरेट्स, घरानों का जो नेक्सस रहा है हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम से और या गवर्नमेंट से, वो हमेशा से आप देखेंगे खतरनाक रहा है डेमोक्रेसी के लिए। आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर आज यूएनओ में जो आवाजें उठ रही मानव अधिकारों को लेकर हिंदुस्तान में, उसकी जड़ में क्या चीजें मौजूद है? दरअसल उसकी जड़ में सांप्रदायिक नीति है। जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक विचारधारा के माध्यम से रिफ्ट पैदा किया जाता है और उस सांप्रदायिक विचारधारा के माध्यम से सिस्टम में बैठे हुए लोग एक तरह से नाइंसाफी करते हैं, इसलिए मानव अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन के बाद जो इंटरनेशनल डोमेन में हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी जड़ में भी हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिकता है। तो वास्तव में अगर आप लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस विचारधारा को ही आइसोलेट करने की जरूरत है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग 28 राजनीतिक पार्टियां इस इकट्ठा हुई है और बताने की कोशिश की है कि देश के अंदर ये सांप्रदायिक विचारधारा किस तरह से लोकतंत्र के ताने बाने को, सोशल फैब्रिक को और लोकतंत्र के भविष्य को किस तरह से खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए इनके अंदर एकजुटता पैदा हुई है। और ये सिर्फ देश की समस्या नहीं है, अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि जब पूर्व राष्ट्रपति, मैं बाइडेन की बात नहीं कर रहा, नहीं नाम लेना चाहता, बाइडेन से पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके समय भी इस तरह की समस्या आई थी और किस तरह से राइट विंग फोर्सेस या दक्षिणपंथी ताकतें किस तरह से उनके सपोर्ट में आके खड़ी हुई थी। तो ये देश, हिंदुस्तान में तो हाल फिलहाल की जन्मी ही विचारधारा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका एक बड़ा फलक है, इनकी इंटरनेशनल लेवल भी इसकी बड़ी डायनेमिक्स है। आज पूरे देश को इन दक्षिणपंथी विचारधारा से अलर्ट रहने की जरूरत है और खासतौर से वो कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत हाई डिग्निफाइड क्लेम करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। तो कुल मिलाकर नेक्सस मैं ये कहना चाह रहा था कि कॉर्पोरेट्स, जो आज के इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं, वो जब पॉलिटिकल सेटअप से हाथ मिलाते हैं तो यही नतीजे निकलते हैं। और सांप्रदायिकता को जब आप विचारधारा मान लेते हैं जो एक बीमारी है, तो इस तरह के लोकतंत्र में खतरे पैदा हो। बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी है। हेमंत जी, अभी 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये कहा गया था कि 60 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं।
जब हम सोशल मीडिया यूज़र्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें यंग जो इंडिया है वो कितने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है वो सबको पता है, चाहे उसमें फेसबुक हो या आप इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें या फिर यूट्यूब की बात करें। और इन्हीं सब की बात जो है वो की गई है इस वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में कि कैसे इनका इस्तेमाल जो है सरकार अपने नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रही है और ये एक अलाई की तरह काम कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म। आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर, अगर इनमें से आप ये मान लें कि 80% लोग भी जो हैं वो तमाम मैसेजेस को देखते हैं, मैं कहूंगी कि ये आंकड़ा मैं कम बता रही हूं, तो कितने बड़े पैमाने पर उनके दिमाग को कैप्चर किया जा सकता है और पूरे तरीके से जो भी सरकार अपनी बात कहना चाहती है, अपना डंका बजवाना चाहती है, अपने आप को नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, या जो भी झूठ फेक न्यूज़ जो फैलाई जाती है तमाम इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उसका किस तरह से वो लोग जो हैं वो टूल बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 से लेकर अब तक की बात करें 2023 तक, तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का घातक इस्तेमाल अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। या फिर जिस तरह से आपने ही कहा था कि नरेंद्र मोदी शायद वो पहले नेता हैं जिन्होंने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल इस तरह से सबसे पहली बार करना शुरू किया। लेकिन यहां पर दोनों बातें हैं, उनके खिलाफ भी आप देखें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, लोग जो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन वो उतने लोगों तक पहुंच नहीं रही है। और दूसरा ये भी कि ब्रेन वॉश किस तरह से यंग जनरेशन का किया जा रहा है, किताबों से दूर किया जा रहा है, सोशल मीडिया तक उन्हें महदूद किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये लेटर लिखना आपको लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी उसके साथ देखना चाहिए कि इस पर क्या कोई एक्शन वाकई में लिया जाएगा। मुश्किल तो लगता है अभी कि एक लेटर से कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन फिर भी अपनी बात को कहना और इस पर आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी भी है। नहीं बुशरा जी, अच्छी भाषा में चिट्ठी लिखी है उन्होंने, और उसके अगर आप ओवरटोन्स देखेंगे तो हल्की सी चेतावनी भरी हुई है उसमें लिखा गया है साफ तौर पे कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। अब जो आपने बात कही वो बेहद गंभीर बात है, और आपने कहा यंग जनरेशन। देखिए, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसने किताब, अखबार और इन तमाम चीजों से एक तरीके से नाता टूट गया है उसका। वो जो कुछ भी करते हैं वो डिजिटल पे कर रहे हैं, चाहे वो खबर पढ़नी है, चाहे कोई भी जानकारी लेनी है, चाहे जो भी कुछ भी करना है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनका धर्म क्या है या उनकी ड्यूटी क्या है, कि वो फेक न्यूज और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उस सब को दूर करते हुए केवल और केवल सीधी, सच्ची और सरल बात लोगों की भाषा में उनको दिखाए। लेकिन क्या ये बिजनेस मॉडल व्यवहारिक हो सकता है? पहला सवाल तो यह है कि वो बिजनेस मॉडल व्यवहारिक नहीं है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो आपने पहली बार के जो वोटर के हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉर एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसी सूरत में जो यही इनका असली प्रोजेक्ट है, अगर आप वर्ल्ड ओवर, मैं इसको पैन इंडिया फिनोमिना नहीं मानता, मैं इसको एक इंटरनेशनल फिनोमिना मानता हूं, और इसमें जो भी इन्वॉल्व है, ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, इन तीनों कंपनियों के जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं उनका राइट विंग फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिश्ता है, और यही कारण है कि उनकी ग्रोथ उन राइट विंग फोर्सेस की ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के साथ उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है लगातार, आकार में भी, मुनाफे में भी और सारी चीजों में भी। कारण क्या है कि राइट विंग इंटरनेशनली पूंजीवाद का सबसे बड़ा पोषक है, और बाकी जितनी भी विचारधाराएं हैं वर्ल्ड ओवर वो इतनी नग्नता और बेशर्मी के साथ पूंजीवाद के पोषक नहीं हो सकती। तो टेक कंपनियों को क्या चाहिए? टेक कंपनियों को चाहिए मुनाफा, और उनको पता है कि बियॉन्ड ए पॉइंट ये लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका आकार इतना बड़ा हो गया, तो वो बार्गेनिंग की पोजीशन में आ गई है। और हर पार्टी को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको इस तरह इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप देखें राहुल गांधी की जो आज स्थिति है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो अखबार है चाहे टेलीविजन चैनल आपके, वो तो उनको दिखाते नहीं, तो वो आजकल यूट्यूब के भरोसे हैं। और यूट्यूब अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो उनका क्या होगा? तो कहने का सबब केवल इतना है कि जो जितने भी फोर्सेज हैं, जो बाकी जो अपोनेंट फोर्सेज है राइट विंग के अगेंस्ट, उनको केवल भारत में नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉल लेनी पड़ेगी। इन कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग इनको ना देखें या 6 लोग ना देखें, जब तक इनके खिलाफ आप एक सामूहिक तौर पे, संगठित तौर पे, जैसे हमारे यहां से 28 लोगों ने, 28 पार्टियों ने दिया है, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर है
लेकिन वो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए नहीं बैठे हैं मार्क जकरबर्ग, उनको मुनाफे से मतलब है। तो उनके ऊपर दबाव कब आएगा? थोड़ा सा इन्होंने चेतावनी दी है। अब 4-5 स्टेट्स के जो चुनाव है बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें 1/5 जो देश के वोटर हैं वो कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और बीजेपी के पास बेचने के लिए कुछ है नहीं, ना तो पॉलिसी प्रोग्राम्स है, ना उनके पास कोई विजन है। तो उनके पास तो क्या है? प्रधानमंत्री जी ने बता दिया राजस्थान में कि एक टेलर की हत्या हुई थी, बाकी नहीं बताया उन्होंने कितनी देर में अरेस्ट कर लिए गए, क्या हुआ ना, केवल टेलर की हत्या हुई थी, क्योंकि वो उनके पर्पज को सर्व करता है। और उसके बाद बाकी सारा कार्यक्रम आईटी सेल संभाल लेगी उनकी, और बाकी फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ऐसे में एक पूरा होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा अपोजिशन पार्टीज को भी, और इन मेटा कंपनी जो कंपनी है जितनी भी सोशल मीडिया की, और खासतौर पे मैं जुडिशरी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि उनका भी देश के प्रति एक जिम्मेवारी औरों से ज्यादा है, क्योंकि उनके हाथ में कानून की ताकत है। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास एक पावर होती है, सुओ मोटो पावर। मैं हैरान हूं कि आज तक उन्होंने इसका प्रयोग कभी सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैलती है सुबह से शाम तक, इस पर क्यों नहीं लिया आज तक? तो क्या इस पर उनका ध्यान नहीं है? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तक को ट्रोलिंग की जाती है बहुत भयंकर तरीके से, उनका उस पर भी कोई ध्यान नहीं है, पूरे सिस्टम का कोई ध्यान नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों को पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चों को सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा, नई जनरेशन को आगाह भी करना पड़ेगा कि इसके नुकसान क्या है, नफे क्या है। वरना तो जिस तरह की स्थिति चल रही है, ईरान जो ये अपना इजराइल में जो कुछ चल रहा है, उस पर आप सोशल मीडिया पे देखिए क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में रातों रात हमास के विरोध में जिस तरीके की मतलब वो है जो इजराइल के पक्षधर, वो ये भी भूल गए कि इजराइल की और हिटलर की दुश्मनी थी। वो हिटलर को भी सपोर्ट करते हैं, वो इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं, और हमास और फिलिस्तीन को तो वो जो भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सारे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर इनमें मानवाधिकार भी इन्वॉल्व है, इनमें ह्यूमन एथिक्स भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन वैल्यूज भी इन्वॉल्व है, इनके अंदर हिंसा भी है। तो ये तमाम तरह की चीजें केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, या अपनी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अगर ये कंपनियां कर रही हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आ जाएगी। तो इसलिए हम सबको, समाज को भी और आपस में भी एक सेंसिटाइज करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, जहां तक हमारी रीच है, कि लोगों को आगाह करें कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी की बात है। बाकी जिन चिट्ठियों का क्या असर होगा, इस पे मुझे तो गंभीर शक है बुशरा जी। जी बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एटलीस्ट जो विल है वो इसमें नज़र आती है, और जो एक नीयत है वो इसमें नज़र आती है कि इससे पहले ये डिसीजन लेना कि जो 14 एंकर्स नफ़रत फैलाते हैं और ख़ास तौर पर उनको चिन्हित करके एक तरह से उन्हें पब्लिक करना, और ये कहना कि ये नफ़रत के हिस्सेदार हैं, ये नफ़रत फैलाते हैं दिन रात, एक मज़हब को टारगेट करते हैं, विपक्ष को ये जगह उस तरह से नहीं देते हैं, उनको बुलाकर क्या क्या उनके साथ किस तरह से उनकी बेइज्जती की जाती है, और एक तरफा नैरेटिव जो है वो सेट किया जाता है, और उसके बाद उनका बायकॉट करना, और उसके बाद ये स्टेप लेना। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, और फिर तमाम नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वो इस विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हमें इस विचारधारा से लड़ना है और हमें उस भारत की बात करनी है जिसकी बिना पर ये देश बना था। तो ऐसे में आप ये देखिए बिलाल साहब की ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर के बहाने कम से कम एक बहस जो है वो दोबारा छिड़ी है कि कैसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एक ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए, समाज में खाई पैदा करने के लिए लगातार किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो फेक न्यूज़ फैलाने का एक अड्डा बन चुके हैं। लगातार फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर फेक न्यूज़ अगर एक मज़हब के ख़िलाफ़ हैं या फिर पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ पार्टीज़, और ख़ास तौर पे एक पार्टी के अगर ख़िलाफ़ है तो इसको उस तरह से ना तो डिनाई किया जाता है और ना ही टेक डाउन किया जाता है। आप ये देखें कि अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का कोई शख्स, कोई भी पुरुष या महिला कोई अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें या कुछ इस तरह की बात कर दें जिसमें हो सकता है कोई आपत्ति हो, तो फ़ौरन केस दर्ज हो जाता है और गिरफ्तारी तक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ दिन रात नफरत जो है परोसी जाती है, खुले तौर पर खुलेआम किया जाता है सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो ये दोगला रवैया भी दिखाता है और साथ साथ ये भी दिखाता है कि कैसे करोड़ों जो यूजर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स के,
उनका दिन रात कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये सिर्फ डिजिटल या स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, फिर उसके बाद वो सब कुछ हम जमीन पर होता हुआ देखते हैं। अगर आपको याद हो कि कैसे उस कांस्टेबल ने चिन्हित करके ट्रेन में जो मारा था लोगों को, मीडिया का हवाला दिया था, उसने कहा था कि वो सब कुछ वहां देखता है, और उसके बाद उन मीडिया का हवाला देते हुए और फिर उन लोगों को चिन्हित करके मुसलमानों को गोली मारी थी। तो ये इतना खतरनाक है। और आपको लगता है सिर्फ लेटर तक, या इससे आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई को लेकर भी इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला बेहद सीरियस है। देखिए बुशरा साहबा, जहां तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है, तो ये सब वही किया जा सकता है जब इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई विचारधारा की जो स्टेट्स में जो पार्टियां हैं, उनके प्रोरोगेटिव के अंडर में ऐसा कोई चीज हो। नेशनल लेवल पे तो वो सत्ता में है नहीं। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर आपने पॉलिटिकल कॉल ली बजरंग दल पे बैन लगाने की, उसी तरह आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ गहलोत सरकार ने कितनी क्विक रिस्पॉन्ड किया। उसी तरह आपने हिमाचल में देखा होगा कुछ ऐसे स्टेट्समैन आए जिसको सुक्खू गवर्नमेंट ने फौरन टेकअप किया। तो ये एक वो प्रेशर है विचारधारा का जो बिल्डअप रेगुलर राहुल गांधी इस देश के अंदर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू ये है कि इस विचारधारा के सांप्रदायिक विचारधारा के विरुद्ध जो एक राजनीतिक कमिटमेंट की जरूरत थी, जो इच्छा शक्ति की जरूरत थी, उसके अंदर एक दिन प दिन उसकी जो उस ग्रेविटी है वो दिन प दिन एनलार्ज हो रही है, वो दिन प दिन बढ़ रही है और वो गेयरअप कर रही है देश के अंदर। तो सांप्रदायिक विचारधारा और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच के अंदर जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी, वो हमें निरंतर देखने को मिल रही है। और उसका जो सबसे बड़ा हमारे सामने उदाहरण था वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहा, जहां उन्होंने नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत की दुकान खोलने का एक वैचारिक एक पॉलिटिकल कॉल ली। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अगर आप यूपीए 2 की बात करें, तो जब कॉम्युनल वायलेंस बिल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एजेंडे पे लेने की बात कही थी और उसमें ये कहा था कि हम इसे लागू करेंगे, तो उस कॉम्युनल वायलेंस बिल को भी ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हिंदू विरोधी बिल बताया करते थे और सुषमा स्वराज उसका खुल के पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया करती थी। ब्रीफिंग के अंदर भी उसे हिंदू विरोधी बिल बताया करती थी, क्योंकि वो ऐसा बिल था कि जिसके माध्यम से इस विचारधारा के जनरेशन पर और इसके जो शेड्स है उन पर अंकुश लगाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती कि हम पिछली सरकारें उसमें चूक गई और आज हमें आप देख रही है कि इसके खमियाजे देश के अंदर भुगतने पड़ रहे हैं। लार्जर लेवल पर आप देखें तो देखिए टूल्स तभी आपको किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर सकते हैं जब बुनियादी विचार आपके पास मौजूद है। मैं जिस बात को बार बार आपको कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता कुंठा से उपजा हुआ एक विचार है, विचारधारा नहीं है। हम इसे पॉलिटिकल विचारधारा समझ के लोकतंत्र में स्पेस नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला उदाहरण कोट किया था कि हमारे नीति निर्धारकों से ये गलती हो गई, पॉलिसी मेकर से, कि उन्होंने सांप्रदायिकता को ही विचारधारा समझ लिया लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी विचारधाराओं को रखने का अपना अपना लोगों का मत होता है। लेकिन सांप्रदायिकता वास्तव में एक ऐसा विचार है जो देश को विभाजित करता है, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाता है, जो इसके ताने बाने को तोड़ता है, जो लोकतंत्र की और राष्ट्र की जो जड़ें हैं उनको कमजोर करता है और अपना हित साधता है, जो देश के जो मेजोरिटी माइंडसेट वाले लोग हैं उनको आइसोलेट करके एक वर्ग को पोलराइज करके उनका अपीजमेंट करता है। और धर्म के नाम पर जो राजनीति करने का उनका जो विचार है और उसको वो एक विचारधारा के रूप में, राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में प्रायोजित करता है। तो ये बहुत बड़े संकट की बात है। मैं बार बार इस पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूं कि सांप्रदायिकता विचारधारा नहीं है, ये एक कुंठा से उपजी मानसिक बीमारी है, इसको समझने की जरूरत है। ये एक नया सब्जेक्ट है, एक नई डायमेंशन है और इस पर सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, जितने भी लिबरल कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी को जो प्यार करते हैं, डेमोक्रेसी में जो बिलीव करते हैं, राष्ट्रवाद में जो बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी की जो फ्लेक्सिबिलिटीज में बिलीव करते हैं, मॉडर्न थिंकिंग में जो बिलीव करते हैं, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में बिलीव करते हैं, उन सबको इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में अब वो समय आ गया है जब इस विचारधारा पे ही अंकुश लगाने की जरूरत है। और सब चीजें तो हम डिस्कस कर सकते हैं
बहुत सारे हम सब लोगों ने इसके पहलू डिस्कस भी किए, लेकिन बुनियादी तौर पर इस विचारधारा को ही या तो आप इतने मजबूत है कि पॉलिटिकली आइसोलेट कर लें, और अगर आप देखते हैं कि ये ऐसे हिंदुस्तान को इस विचारधारा ऐसे मुहाने में लाके खड़ा कर दिया कि जहां इस पर अब अंकुश लगाना ही आखिरी विकल्प है, तो इस दृष्टिकोण से जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगी तो मेरा ख्याल है बहुत नुकसान हो जाए। आखिरी सवाल मेरा आपसे हेमंत जी कि ये सिर्फ हम नेशनली नहीं देख रहे बल्कि इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो किस तरह से फेक न्यूज़ जो है उसका एक पूरा बाजार उठ खड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर अगर ये फेक न्यूज़ एक मज़हब के वो सेंटर में रखकर अगर की जाए तो शायद उसको कई गुना उछाल उसमें मिलता है। मैं हाल के ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ, इजराइल और अब पैलेस्टीन के ही अगर हवाले से अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि कैसे अचानक से हिंदुस्तान की हम बात करें तो इजराइल के सपोर्ट में न जाने कितने लोग जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। शायद उन्हें ये पता भी ना हो कि इजराइल कहाँ है, वो देश पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में हो क्या रहा है, इसका इतिहास क्या है, इसको क्योंकि उन्हें वो जानने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए बस इतना उनके लिए ज़रूरी है कि एक कंट्री है जो मुस्लिम, जहाँ मुसलमान आबादी सबसे ज़्यादा है, एक दूसरी कंट्री है जहाँ पर यहूदी रहते हैं, और उनको ये देखना है कि वहाँ से एक अटैक किया गया है पहले, जहाँ पर वहाँ पर निर्दोष जो नागरिक है उनको मारा गया है और उसका रिटेलिएशन किया जा रहा है। तो कैसे इसको आप हिंदुस्तान की सियासत में इसको इस्तेमाल करें और कैसे उसको प्रोपेगेंडा पूरा फैलाएं, वो आप दिन रात सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि जब भी कोई न्यूज़ इस तरह की आती है कि हमास ने ये किया, कि वो 40 बच्चों की आप देख रहे होंगे खबर लगातार कि उनके साथ क्या कुछ किया गया है, उसको लेकर लगातार ये बताया जा रहा है कि ये फेक है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, वो उसको ट्वीट और रिट्वीट कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर इसको फैला रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये टूल बन चुका है सोशल मीडिया फेक न्यूज़ फैलाने का, नफरत फैलाने का, कि एक वॉर जैसी स्थिति में जहां हजारों लोग मर रहे हैं, ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो इतनी विभत्स है कि उससे ज़्यादा और ख़राब नहीं हो सकती है, उसको और ख़राब किया जा रहा है फेक न्यूज़ फैलाकर और नफरत फैलाकर। जो टीवी चैनल है, हम केवल सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुख्य धारा के जितने भी चैनल हैं जिनकी सो कॉल्ड रीच है पूरे देश के स्तर पे, उनको 6 महीने से मणिपुर दिखाई नहीं दिया। मणिपुर में कितने चैनलों के लोगों ने जाके कवरेज करी, और आज की तारीख में हालत यह है कि जो छुटभइये चैनल है दिल्ली के, वो सारे के सारे वहां पर इजराइल पहुंच गए हैं। और एक चैनल का तो उसमें फुटेज भी देखा होगा आपने कि एक इजरायली सैनिक हमास के लोगों के ऊपर टारगेट करने की कोशिश है वो, और घात लगा के बैठा है वो जिस तरीके से, और एक अपने जो हिंदुस्तान का एक चैनल है राष्ट्रवादी सो कॉल्ड, वो वहां से चीख रहा है और उसने उसको 2 बार स्नब किया इजरायली सैनिक ने। बेसिकली ये वो क्या करने गए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ क्या जातियां हो रही हैं, वहां भी इंसान रहते हैं। वो अपने जायज हकों के लिए पिछले 8 दशकों से लड़ रहे हैं। उनकी जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। ये इनका एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम है। और जो इंडिया से पूरा नहीं हुआ तो मैसेज वहां से करवाने के लिए सारे के सारे जो जितने भी जहरीले एंकर जो बचे हुए थे वो सारे इजराइल में भेज दिए गए। मैं तो एक बात जो आपको पिछले स्लॉट में भी एक बात कह रहा था कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है दुर्भाग्य से, जो हिटलर का भी समर्थक है और इजराइल का भी समर्थक है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कारण क्या है? उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि हिटलर कौन था, उनको इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि इजराइल का क्या है। उनको यह है कि इन्होंने मुसलमानों का इलाज कर दिया। ये बीमारी सबसे पहले आई मीडिया के अंदर, जो दोनों जो हमारे मेन उद्योगपति हैं, उनके चैनल दिन रात सुबह से रात तक क्या करते हैं वो आपने देखा होगा, सुबह से शाम तक से। अब चूंकि सोशल मीडिया का भी उतना इफेक्टिव टूल हो गया है, तो ये बीमारी यहां आनी ही थी, वो आ गई है। अब समझना यह पड़ेगा कि क्या इस सब से देश को बचाया जा सकता है क्या? उसमें एक रोल है जो आपने जिक्र किया, जिसके ऊपर हम सब बात कर रहे हैं, कि इंडिया गठबंधन के लोगों का। दूसरा है सामाजिक संस्थाओं का, वॉलंटरी संस्थाओं का, और तीसरा है जागरूकता का, वो जो हम सब के ऊपर भी एक जिम्मेवारी है। बेसिकली क्या है कि धर्म की राजनीति, धर्म की जो अफीम है, आज आपने तमाम खबरें देखी होंगी, आज मैं 2-3 खबरों का जिक्र करना चाहूंगा आपको।
अडानी का कोयला चलता है इंडोनेशिया से $1.9 मिलियन का एक जहाज, $42,000 उसके किराया है, खर्चा है लाने का, और वो इंडिया में आते ही $4.1 मिलियन की बिलिंग कर दी जाती है। ये खबर इंग्लैंड से आई, किसी चैनल पे इस पे आपने बहस देखी हो? किसी हिंदी या अंग्रेजी के अखबार में आपने खबर देखी हो टेलीग्राफ को छोड़ के? ठीक। दूसरा, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आई आज फिर लेटेस्ट जो उसका है, उसमें हम 4 पायदान फिर नीचे चले गए। हम श्रीलंका से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से 121 देशों में से हम 111वें नंबर पे चले गए। आपने कहीं खबर देखी? और भारत सरकार स्टेट अवे उसको मना कर देती है। आप इसको सोशल मीडिया पे इस खबर को चला के देखिए, उसकी 2 भी एंगेजमेंट नहीं होंगे। ये स्थिति है। केवल और केवल जो चैनल्स और अखबार थे वो इन सरकारों के जो प्रोपेगेंडा टूल्स थे, आज जो सोशल मीडिया की हालत लगभग वही है। और ऐसा एल्गोरिदम कर दिया गया है, जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ भी लिख दीजिए, आप घुमा फिरा के लिख दीजिए, सिंबॉलिक लिख दीजिए, वो एआई के माध्यम से तुरंत ये पकड़ लेता है कि किस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, और उस व्यक्ति के पीआर का टेंडरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास है। तो देश को आप जागरूक करोगे भी तो कैसे करोगे? तो स्थिति आज की तारीख में ये खड़ी है। जो ये इजराइल का मसला है, इसको आप छोटा मत देखिए, ये केवल पूरे दुनिया की जो राइट विंग फोर्सेज है। और मुझे तो हैरानी है कि बाइडेन जैसा व्यक्ति भी फिलिस्तीन की बात ना कर करके, वो जो 23 लाख लोग गाजा पट्टी में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आपने पानी बंद कर दिया, उनको आपने दवाइयां बंद कर दी, उनके फ्यूल बंद कर दिया, उनकी बिजली बंद कर दी। आपने तो उनको जो गैस चैम्बर्स में जो हिटलर करता था उससे भी बुरी स्थिति कर दी। तो इजराइल ने क्या सीखा? यहूदियों ने क्या सीखा? और कोई दुनिया में बोलने वाला नहीं। कितने जो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात है और तमाम, कहीं कोई जिक्र सुना आपने? ये एक एजेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक लार्जर प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया के अंदर माइनॉरिटीज को, चाहे वो माइनॉरिटी कोई भी हो, उसको आइसोलेट करने के मेजोरिटी का खेल, क्योंकि सत्ता मेजोरिटी दिलाती है। उसमें एथिक्स कहीं नहीं है, उसमें ह्यूमन वैल्यूज कहीं नहीं है, उसमें ह्यूमैनिटी कहीं नहीं है, उसमें केवल वोट है और उसमें केवल धन है। और धन का उपार्जन करना है कंपनियों को, धंधेबाजों को, और जो अपने क्या नाम है, जो नेता लोग हैं, उनका तो नैतिकता से बहुत पहले ही संबंध खत्म हो चुका है। नेतन्याहू किस बेशर्मी के साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनका रक्षा मंत्री क्या कह रहा है? फिलिस्तीन के लोगों का क्या कसूर है भाई? हमास के साथ आपको जो करना है करिए, फिलिस्तीनियों के साथ आप क्यों करें? क्या हर फिलिस्तीनी उसका समर्थक है क्या? कल्पना कीजिए, आप उनको कह दिया कि आप 23 लाख लोगों को आप ये कह रहे हो कि खाली कर दीजिए। इधर से आपने सील कर दिया है, उधर से दूसरा बॉर्डर सील कर दिया, वो जाएंगे कहां? कल्पना कर सकते हैं आप? तो और इसकी सच्चाई दिखाने वाले कितने लोग हैं दुनिया में? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ऐसे में और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि ठीक को ठीक और गलत को गलत कहें। लेकिन क्या वो स्कोप बचा है? मुझे इस पे गंभीर चिंता है। और ये आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, उससे भी खतरनाक स्वरूप, जो जहरीले जो प्रोपेगेंडे का है, ये उससे बड़ा स्वरूप ले सकता है। ये मेरी चिंता है। जाहिर सी बात है। और लगातार आप ये देखें कि अगर हम जैसे पत्रकारों को भी, जो असल में जो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो उसके एथिक्स हैं, उस पर खड़े होते हैं, तो हम कुछ भी लिखने से पहले हम जैसे पत्रकारों को 100 बार सोचना पड़ता है। कोई भी वीडियो बनाने से पहले भी हम लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है कि न जाने कौन सी एक ऐसी चीज़ हो जो हम सच लिख रहे हैं, हम हक बात कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, और न जाने कौन सी वो चीज़ है जो सरकार को जो है वो ट्रिगर कर जाए, और ना जाने कब हमारे घर के दरवाजे के बाहर एजेंसीज जो हैं वो खड़ी हों। ये डर हर उस पत्रकार को जो सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता नहीं कर रहा है, हर वक्त लगा रहता है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, खुलेआम सोशल मीडिया पर इन्हीं तमाम टूल्स का इस्तेमाल करके दिन रात नफरत फैलाई जाती है, और सरकार के एक अलाय के तौर पर ये लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से ये चेताया है, लेटर लिखा है, और ये कहा है कि एक तरह से चेतावनी देते हुए कि इस पर कार्रवाई की जाए। और ये भी बताया है कि इंडिया गठबंधन का मतलब कितना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का, यानी कि 50% वोटर्स जो है उसकी नुमाइंदगी ये 28 दल करते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार बने रहिए डीबी लाइव के साथ। जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन्हें पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार, आदाब।